दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तट पर जहां समंदर सिर्फ लहरें नहीं लाता बल्कि लाखों परिवारों की रोटी भी बनता है, वहीं से इंडिया की श्रिम्प स्टोरी ने अपनी सबसे बड़ी उड़ान शुरू कर दी। खारे पानी के तालाब, छोटे फार्मर्स, हैचरी ओनर्स और प्रोसेसर्स सबने मिलकर एक ही क्वाइट इकोनॉमी खड़ी की, जिसने धीरे धीरे देश को ग्लोबल श्रिम्प मैप पर मजबूत जगह दिला दी। ये शुरुआती हेडलाइन नहीं बनी, लेकिन यही शुरुआत आगे चल करके इंडिया की सी फूड एक्सपोर्ट स्टोरी की रीढ़ बन गई। फ्रोजन श्रिम्प से लेकर के एक्वाकल्चर श्रिम्प तक दुनिया भर में डिमांड बढ़ती रही और आंध्र प्रदेश इस पूरे इकोसिस्टम का दिल बन करके उभरा। लेकिन फिर आया वो मोड़ जो किसी भी बिजनेस स्टोरी में सबसे मुश्किल पल होता है। अमेरिका ने भारतीय झींगे पर टैरिफ लगाना शुरू किया और देखते ही देखते कंबाइंड ड्यूटी पहुंच गई 58% तक। मतलब जब भारत का एक्सपोर्टर अमेरिका को $100 का झींगा भेजता तो कुल टैक्स बोझ 58% तक पहुंच गया था। एक्वाडोर और इंडोनेशिया जैसे सप्लायर्स पर बर्डन इससे कम था, इसलिए अमेरिकी बायर्स ने चीपर सोर्सेज की तरफ रुख किया। नतीजा यह हुआ कि यूएस बाउंड इंडियन श्रिम्प शिपमेंट्स में तेजी से गिरावट आई। अब यहां पर ज्यादा लोग कहते कि बस ये सेक्टर तो खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। भारत ने अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए अपने श्रिम्प एक्सपोर्ट्स को तेजी से नए मार्केट की तरफ मोड़ दिया। फिस्कल ईयर 2025-26 में सी फूड एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड 73,890.46 करोड़ तक पहुंच गए और फ्रोजन श्रिम्प्स इस ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर रहा। इसी दौरान चाइना, ईयू, साउथ ईस्ट एशिया और जापान जैसे मार्केट्स ने यूएस डिक्लाइन को काफी हद तक ऑफसेट किया। शुरुआती महीने के डेटा में भी श्रिम्प एक्सपोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी, जहां नॉन यूएस मार्केट्स ने ग्रोथ को सपोर्ट किया और चाइना, वियतनाम, बेल्जियम, जापान जैसे बायर्स ने इंडिया के लिए नए अवसर खोले। यही वजह है कि एक्सपोर्टर्स ने घबराकर सस्ते दाम पर माल नहीं बेचा, बल्कि मार्केट्स बदलकर अपनी प्राइसिंग पावर को बचाए रखा। वियतनाम को एक्सपोर्ट्स 50% बढ़ करके $421 मिलियन तक पहुंचे, जबकि बेल्जियम में 69% की तेज बढ़त दिखी और $342 मिलियन तक पहुंच गया। चाइना और जापान ने भी कुछ गिरावट को एब्जॉर्ब किया। असल बात यह है कि वियतनाम और बेल्जियम सिर्फ एंड मार्केट्स नहीं है। वियतनाम एक बड़ा सी फूड प्रोसेसिंग और री एक्सपोर्ट हब है, जबकि बेल्जियम अक्सर यूरोप की वाइडर सप्लाई चेन में एंट्री पॉइंट की तरह काम करता है। इसलिए इन देशों का बढ़ा हुआ एक्सपोर्ट सिर्फ नई डिमांड की कहानी नहीं है, बल्कि प्रोसेसिंग लिंकेजेस और ट्रेड रीरूटिंग का भी नतीजा है। इसका मतलब ये नहीं है कि डाइवर्सिफिकेशन कम इंपॉर्टेंट है, बस इतना कि इंडिया की श्रिम्प स्टोरी अब सिर्फ यूएस को रिप्लेस करने की नहीं, बल्कि नए ट्रेड नेटवर्क्स को जरिए वैल्यू बनाने की कहानी बन गई है। अब यहां से बात करते हैं उन दो चीजों की जिनको समझना असल में सबसे जरूरी है, वैल्यू एडिशन और प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी। पहले बात करते हैं वैल्यू एडिशन की, कि जब भारत का कच्चा झींगा वियतनाम जाता है तो वहां की फैक्ट्रियां उसे साफ करती हैं, छीलती हैं, ब्रेड करती हैं, पकाती हैं और पैकेज्ड रेडी टू ईट प्रोसेस बना करके यूरोप और चीन को बेच देती हैं। यानी असली प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा वहीं रह जाता है जहां प्रोसेसिंग होती है। बेल्जियम भी इसी तरह यूरोप के सुपरमार्केट चेन्स तक पहुंचने की एंट्री पॉइंट बन गया। सवाल ये उठता है कि क्या भारत खुद से ये वैल्यू एडिशन कर सकता है? क्या भारत कच्चा माल भेजने की बजाय सीधे पका हुआ, पैक किया हुआ प्रोडक्ट यूरोप के सुपरमार्केट्स तक पहुंचा सकता है? 2025 में ईयू ने 102 नई इंडियन सी फूड यूनिट्स को मंजूरी दे दी, जिससे टोटल ईयू अप्रूव यूनिट्स 604 हो गई हैं। यह दिखाता है कि इंडिया की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी सिस्टम्स को यूरोपीय मार्केट में रिकॉग्निशन मिल रही है। और रेसिड्यू कंट्रोल भी अभी उतने ही जरूरी है। लेकिन असल चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि भारतीय शिपमेंट्स में एंटीबायोटिक रेसिड्यू के अलर्ट्स अब भी सामने आते रहते हैं। यूरोप के पोर्ट्स पर सिर्फ चंद फेल लैब टेस्ट भी किसी बायर रिलेशनशिप को महीनों के लिए फ्रीज कर सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन सिर्फ मशीन और फैक्ट्री की बात नहीं है, ये क्वालिटी, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी की भी बात है। अब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। जब रॉ मटेरियल का कॉस्ट बदलता है तो फिनिश प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस उसी प्रोपोर्शन में नहीं बदलती, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग कॉस्ट, पैकेजिंग, टेस्टिंग, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स, कंप्लायंस और बायर मार्जिन भी जुड़ जाते हैं। इसीलिए अगर रॉ श्रिम्प की फार्म गेट कीमत गिरती भी है तो प्रोसेस श्रिम्प की रिटेल और एक्सपोर्ट प्राइस वैसी ही नहीं गिरती। यही कारण है कि स्मार्ट एक्सपोर्टर्स डिस्ट्रेस सेलिंग से बचते हैं और मार्केट वाइज प्राइसिंग तय करते हैं। ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक्स जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि डाइवर्सिफिकेशन के दौर में भी भारत के एक्सपोर्टर्स ने डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं की, यानी घबराकर सस्ते दाम पर माल नहीं बेचा। डेटा से साफ है कि अलग अलग मार्केट्स में इंडिया के श्रिम्प की यूनिट वैल्यू अलग रही। चाइना के लिए करीब $5.3 पर केजी, वियतनाम के लिए 5.6, बेल्जियम के लिए करीब 6.2 और जापान के लिए करीब $7.2 पर केजी के आसपास। यानी वॉल्यूम शिफ्ट हुआ, लेकिन मार्केट्स के हिसाब से रियलाइजेशन अलग रहा। यानी वॉल्यूम भले शिफ्ट हुआ हो, लेकिन प्राइसिंग पावर बनी रही। यहीं पर प्लानिंग की अहमियत सामने आ जाती है। सिर्फ नया बायर ढूंढ लेना काफी नहीं होता, सवाल यह है कि क्या वो रिश्ता लंबा चलेगा। इसीलिए भारत ने फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए एक नेशनल ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क शुरू किया है, जो हर झींगे को तालाब से लेकर के कंज्यूमर तक ट्रेस करता है। मकसद सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो ट्रेड डेटा, प्राइस सिग्नल और क्वालिटी अलर्ट्स को जोड़ करके एक्सपोर्टर्स को पहले से चौकन्ना कर दे। मार्केट में झटका आने के बाद नहीं, बल्कि आने से पहले। और अगर इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये पूरी कहानी भारत की ब्लू इकोनॉमी विजन से सीधे जुड़ती है। यानी समंदर और तटीय संसाधनों का इस्तेमाल करके सस्टेनेबल
सस्टेनेबल तरीके से रोजगार और ग्रोथ पैदा करना। रामेश्वरम जैसे तटीय इलाकों की लाखों परिवारों की रोजी रोटी इसी झींगा फार्मिंग और एक्सपोर्ट्स चेन पर टिकी है। जब एक्सपोर्टर्स नए बाजार खोजते हैं, प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाते हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, तो असल में वो पूरी कोस्टल इकोनॉमी को मजबूत कर रहे होते हैं। आगे की राह भी साफ दिख रही है। ट्रेड डेटा बताता है कि अमेरिका से बाहर चाइना, ईयू, साउथ ईस्ट एशिया, जापान जैसे मार्केट्स में अभी भी काफी हेडरूम बाकी है। यानी अमेरिका का दरवाजा भले तंग हुआ हो, लेकिन दुनिया में मौके अभी भी बहुत हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि जब एक बड़ा बाजार अचानक से मुश्किलों में डाल दे, तो घबराना समाधान नहीं होता। सही प्लानिंग, वैल्यू एडिशन में इन्वेस्टमेंट और स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से कोई भी सेक्टर वापसी कर सकता है। भारत का झींगा सेक्टर इसका जीता जागता उदाहरण है। रामेश्वर के एक छोटे तालाब से निकल करके आज दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच बना रहा है हमारा झींगा। टाइगर जिंदा है और शायद पहले से भी मजबूत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जुड़े रहिए पेनफ्लिट के साथ। नमस्कार।